आज हम हिंदी विषय में आधुनिक काव्य कहानी तथा व्यवहारिक हिंदी इस पुस्तक से दूसरी कहानी दूसरे लेखक कमलेश्वर। लेखक का सबसे पहले हम परिचय सुनेंगे। कमलेश्वर 20वीं सदी के सबसे सशक्त लेखकों में से एक समझे जाते हैं। इनका जन्म 6 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में हुआ। उन्होंने 1954 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में एमए किया। उन्होंने कहानी, उपन्यास, पत्रकारिता, स्तंभ लेखन, फिल्म पटकथा जैसी अनेक विधाओं में अपनी लेखन प्रतिभा का परिचय दिया है। उनका लेखक केवल गंभीर साहित्य से ही जुड़ा नहीं, बल्कि उनके लेखन के कई तरह के रंग दिखने के मिलते हैं, जैसे कि उनका उपन्यास कितने पाकिस्तान हो या फिर भारतीय राजनीति का एक चेहरा दिखाई दे, फिल्म आंधी हो या कमलेश्वर का काम एक मानक के तौर पर देखा जाता है। उन्होंने फिल्मों के लिए पटकथाएं तो लिखी हैं, उनके उपन्यासों पर फिल्में भी बन गई हैं। आंधी मौसी, सारा आकाश, रजनीगंधा, छोटी सी बात, मिस्टर नटवर राय, सौतन, लैला, राम बलराम की पटकथाएं, इतनी सारी जो कथाएं हैं वो उनकी है। जैसे कि धारावाहिकों की पटकथा लिखने वाले भी कमलेश्वर जी ही हैं। उसी तरह चंद्रकांता के अलावा दर्पण और एक कहानी जैसे धारावाहिक के पटकथा भी कमलेश्वर जी हैं। उन्होंने मुंबई में जो पत्रकारिता की वो बेहद ही मायने रखती है। कामगार विश्व काम के कार्यक्रम में उन्होंने गरीबों मजदूरों की पीड़ा, उनकी दुनिया को अपनी आवाज़ दी। उन्होंने कई वृत्तचित्रों और कार्यक्रमों का निर्देशन भी किया है। वे सारिका, धर्मयुग, जागरण, इस तरह की बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। इस तरह से कवि कमलेश्वर जी द्वारा लिखी जितनी सारी कहानियाँ हैं वह बड़ी ही रोचकता से उन्होंने लिखी हुई दिखाई देती है। शाम, रेगिस्तान, लौटे हुए मुसाफिर, वही बात एक और, चंद्रकांता, कितने पाकिस्तानी, सौतन की बेटी, लैला, यह देश की रंग, शैतान, सौतन, साजन की सहेली, राम बलराम, मौसम, आंधी। अपने जीवन काल में अलग अलग समय पर उन्होंने 7 पत्रिकाओं का संपादन किया। बिहान पत्रिका, नई कहानियाँ, कथा यात्रा, गंगा, इगित, श्री वर्षा आदि की पत्रिकाएं उन्होंने अपनी हिंदी भाषा में उनका लेखन किया है। इस लेखन में दैनिक जागरण में 1990 से 1992 तक तथा दैनिक भास्कर में 1997 से लगातार स्तंभ लेखन का काम करते हुए रह रहे हैं। कमलेश्वर जी ने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं। राजा निसंबिया, सांस का दरिया, नीली झील, तलाश, बयान, नागमणि, अपना एकांत, आसक्ति, निंदा खुर्दे, जॉर्ज पंचम की नाव, मुर्दों की दुनिया, कस्बे का आदमी, स्मारक आदि उनकी प्रसिद्ध सी कहानियाँ हैं। उन्होंने अधूरी आवाज़ रेत पर लिखे नाम, हिंदोस्तां हमारा आदि 3 नाटक लिखे। इस प्रकार कमलेश्वर जी ने 75 साल के जीवन में 12 उपन्यास, 17 कहानियाँ संग्रह और करीब 100 फिल्म की पटकथाएं लिखी। 1995 में कमलेश्वर को पद्म भूषण ने इस पुरस्कार से नवाजा गया है। 2003 में कितने पाकिस्तान ये उपन्यास उन्होंने लिखा है। इस साहित्य अकादमी पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। 27 जनवरी 2007 को उन्होंने इस संसार से अंतिम विदाई दी। इस पाठ का, इस कहानी का सार है कमलेश्वर जी द्वारा लिखित दूसरे। इस कहानी में एक ऐसे सामाजिक संवेदना की अभिव्यक्ति है जिससे पूरा परिवार संकट से ग्रस्त हुआ है। कहानी सुनीता में घर विसंगति स्थिति के प्रति जागरूक है, लेकिन फिर भी उसी
में जीवन को बाध्य है। घर में मशीन आए या न आए, इसे अपनी अनुपस्थिति ने ही कर्जदार तय कर लिया है। माँ को बच्चों हो या न हो, इसका फैसला पड़ोसी कर चुके हैं। पिताजी चुनाव में किसे वोट दें यह दूसरे ही तय कर लेंगे। यहाँ तक कि बेटी की शादी के लिए वह भी दूसरे ही निश्चित करें। सुनीता का मन सबसे सबके प्रति विद्रोह करना चाहता है, किंतु समय आने पर वह खुद भी दूसरों द्वारा किए निर्णय को स्वीकार कर लेती है। वह स्वयं आधार की खोज में आधारहीन हो जाती है। कहानी का अंतिम वाक्य, वे सब एकांत तो चाहते हैं, स्थिति की दयनीयता को उभारते हैं तथा इससे बाहर आने की इच्छा को व्यक्त करते हुए वो कहते हैं कि क्योंकि अभी तक तो चाहने का कोई प्रश्न ही नहीं था। जो निर्णय दूसरों ने कर दिया वह स्वीकार था, किंतु आगे के लिए सोचना चाहिए। सबसे पहले इसके लघुत्तरी प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न पहला है, दूसरे कहानी की भाषा शैली स्पष्ट कीजिए। भाषा शैली का कथा साहित्य में अद्वितीय ऐसे योगदान होता है। कहानी में जिज्ञासा, एक कुतूहल बनाए रखने के लिए भाषा शैली सफल सिद्ध होनी चाहिए। इस तरह की भाषा शैली सिद्ध कमलेश्वर जी कहते हैं कि आम आदमी के कथाकार है। उन्होंने देश को, समाज के गहरे संदर्भ को अपनी रचनाशीलता से जोड़कर रखा। उन्होंने अपनी कहानी में कस्बों और महानगरों में रहने वाले मध्यम वर्ग की दुनिया चित्रित की है। इसीलिए उन्होंने प्रस्तुत कहानी में भाषा के धरातल पर आम आदमी की भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें भारतीय भाषा में आने वाले वे सारे शब्द मौजूद हैं जो एक आम आदमी की बोलचाल में रहते हैं। कमलेश्वर पत्रकार जरूर है, मगर वे पत्रकारिता से अधिक महत्व लेखक को देते हैं। इसीलिए उनकी शैली भले ही पत्रकार की शैली है, वे उस शैली का उपयोग साहित्य रचना में करते हैं और पाठक को कहीं भी अनुभव नहीं होता कि ये पत्रकार साहित्य की दुनिया में अनाधिकार से प्रवेश कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि प्रश्न दूसरा, सुनीता के घर का वर्णन कीजिए। कमलेश्वर की दूसरे कहानी की नायिका सुनीता का परिवार एक निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग है, जिसमें कमाने वाला एक और खाने वाले अनेक हैं। सुनीता के पिताजी तो सुबह चले जाते हैं तो शाम को ही लौटते हैं। सुनीता की पढ़ाई भी बहुत ही मुश्किल से हो रही है। उसके पिताजी हर साल किसी ऐसे संस्था के पास भागते रहते थे जो कि उसकी पढ़ाई के लिए कुछ आर्थिक मदद दे सके। ऐसे ही स्थिति बन जाती जब सभी भाई और बहनें स्कूल में जाते हैं। पिताजी हर जुलाई में उनकी फीस माफ करने वाले के लिए भागदौड़ करते थे, अब भी करते हैं। इतना जोड़ तोड़ करना पड़ता था कि उन्हें फिर भी वह सब नहीं हो पाता था जो वह चाहते थे। पैसों की तंगी से वे हमेशा परेशान ही रहते थे। कोई दूसरी नौकरी की बात सुनते ही तो फिर घबरा कर रह जाते। पैसों की ज़्यादा तंगी होती तो घर का इकलौता पंखा बेचने तक की बात उठती। ऐसी अभावग्रस्त परिस्थिति में उनके घर के फैसलों में दूसरे लोग हस्तक्षेप करते हैं। अंततः घर की हर बात में आस पड़ोस के लोग जो होते हैं वो हस्तक्षेप करते हुए दिखाई देते हैं। यह बात सुनीता के पूरे परिवार को खलती है, लेकिन यह सब सहन करने के लिए वह उतने विवश भी है, क्योंकि उनकी परिस्थिति या उनका घर के जो हालात थे वो अत्यंत बुरे और दयनीय दुखी थे। इससे प्रश्न तीसरा पूछा गया है, दूसरे कहानी के शीर्षक की सार्थकता बताइए। कमलेश्वर जी द्वारा लिखित दूसरे कहानी में एक निम्न मध्यम वर्गीय के परिवार की कहानी बताई गई है। इस कहानी में उन्होंने बताया है कि ऐसे में ज़रूरत ज़्यादा और उनकी पूर्ति के साधन बहुत ही कम है। लेखक यहाँ पर यह देखना चाहते हैं कि जिस परिवार में ऐसे हालात हो वहाँ पर घर के बाहर के लोग यानी कि दूसरे लोगों का किसी तरह से हस्तक्षेप होता है। जैसे घर में मशीन आए कि न आए यह कर्जदार तय करता है।
माँ को और बच्चा हो या ना हो यह पड़ोसी तय करते हैं। पिताजी चुनाव में वोट किए दिए यह दूसरे लोग तय करते हैं। सुनीता के भाई बहन क्या पढ़े और किस लाइन में जाए यह स्कूल भी तय करता है। इस तरह से इस परिवार की हर बात दूसरे लोग ही तय करते हैं, इसमें दूसरे लोगों का ही फैसला होता है। इसीलिए इस कहानी में जो भी शीर्षक है वो है दूसरे, अत्यंत सटीक एवं योग्य साबित होता है, क्योंकि इस घर के जो भी निर्णय है, जो भी उनके डिसीजन है, वो दूसरे लोग लेते हैं। घर के सदस्य ना लेते हुए दूसरे लोग इसमें हस्तक्षेप करते हैं। इसीलिए इस कहानी का नाम भी दूसरे है। इससे प्रश्न चौथा है, बेरोजगारी सुनीता खाली वक्त क्या सोचती है, अथवा खाली वक्त में सुनीता की मानसिकता किस तरह होती है। इसका उत्तर है, दूसरे कहानी की पढ़ी लिखी सुनीता पक्की और अच्छी नौकरी की तलाश में है, लेकिन जब तक वह उसे मिल नहीं जाती वह दूसरों की कहे सुने छोटे मोटे काम करती है। लेकिन यह भी जब पूरा हो तब वह बिल्कुल खाली बैठी रहती है। ऐसे में घर में हमेशा उसकी शादी की चर्चा लगी रहती है। घर में कमरों में चलते फिरते, खाट पर बैठते उठते सबकी निगाहें उस पर टिकी रहती है। घर की आर्थिक स्थिति को वह और भी नजदीक से देख पाती है। ऐसे वक्त उसे लगता है कि काश उसे 200-225 की नौकरी मिल जाए तो वह घर की स्थिति अच्छी बना सके। दूसरों के फैसलों को वह ठुकरा कर अपने खुद का फैसला ले सकती है। उसके घर पर जो भी दूसरे का अस्तित्व छाया रहता है, उसे और उन अदृश्य रुपयों में छाए लोगों को वह निकाल सकती है। घर में जो लोग घुसे हैं, जिन्होंने उसका जीना दुभर कर दिया है, भाई बहनों का भविष्य की तय कर दिया है और पूरे परिवार को बेचारा बना दिया है, उन सबको वह घर से निकाल सकेगी। इस तरह सुनीता खाली वक्त सिर्फ अपने नौकरी और उससे जुड़े हुए अपने परिवार की निर्णय क्षमता के बारे में ही सोचती रहती है। इसमें से प्रश्न 5वां है, दूसरे कहानी का जो उद्देश्य है उसको स्पष्ट कीजिए। कमलेश्वर जी लिखित इस कहानी में शहर के निम्नलिखित मध्यम वर्गीय एक युवती की मानसिकता का चित्रण यहाँ पे प्रतिबिंबात्मक रूप में किया हुआ है। आर्थिक स्थिति के कारण परिवार का आत्मविश्वास डावाडोल हुआ है, जिसके फलस्वरूप दूसरे लोग अक्सर इनके यहाँ दखल दिया करते हैं। ये जो दूसरे हैं, उनके कारण इस परिवार का हर एक सदस्य किस तरह से त्रस्त है, इसका मार्मिक चित्रण इस कहानी में किया गया है। निम्न मध्यम वर्ग में अगर बेटी ही सबसे बड़ी संतान हो तो स्थिति आज भी इतनी ही गंभीर हो उठती है। पहली हुआ करती थी, पढ़ी लिखी होने पर भी उसे हरदम यह एहसास घिरा रहता है कि काश उसका बड़ा भाई होता तो वह आराम से अपने पैरों पर खड़े रहने का इंतजार करती। लेकिन अब तो उसकी स्थिति ऐसी बन रही है कि तो उसका मन शादी के लिए तैयार हो पाता है और न ही दिमाग नौकरी का ख्याल छोड़ने के लिए तैयार होता है। अच्छी नौकरी की तलाश में दूसरों के हस्तक्षेप के कारण छोटा मोटा जो काम है वो करती है। वह जो भी है वह भी पूरा हो जाए तो उसकी खाली वक्त परिवार को उनकी शादी की बातें सोचने पर मजबूर कर देता है। लेखक दिखाना चाहता है कि ऐसे मध्यम वर्गीय की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही खराब हो तो आस पड़ोस वालों की दखल अंदाजी किस तरह होती है। भाई बहनों की पढ़ाई एवं उनका भविष्य, घर में आने वाली हर चीज, यहाँ तक कि माँ को कितने बच्चे हो यह भी वह लोग तय कर सकते हैं। इस तरह से कमलेश्वर जी ने बाहरी हस्तक्षेप से परिवार के सदस्यों को होने वाली तकलीफ और साथ ही चुपचाप रहने की विवशता को प्रस्तुत कहानी में व्यक्त किया है। इस तरह से आज हमने दूसरे कहानी का सार देखा है, लेखक परिचय देखा और लघुत्तरी प्रश्न में हमने आज 5 प्रश्नों का अध्ययन किया है। ये सभी प्रश्नों आप घर पे अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए और ये सब प्रश्नों के उत्तर आप अपनी हिंदी की कॉपी में लिखिए।
जो भी दीर्घोत्तरी प्रश्न है इसका अध्ययन हम अगले सेशन में करेंगे। धन्यवाद।